तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो जवाब दिए बगैर उठकर एक तरफ चली गई। मैं अकेला बैठा इधर उधर देखता रहा। वेटर बर्तन उठा कर ले गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद एक औरत किसी मेज से उठकर मेरी तरफ आ गई और बेतकल्फी से सीता वाली कुर्सी पर बैठ गई। हेलो, उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। वो तुम्हें छोड़कर चली गई। ये कॉल गर्ल्स होती ही ऐसी हैं, बीच मंझदार में छोड़कर चली जाती हैं। मेरे साथ चलो, खुश कर दूंगी और तुम्हारी जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ से अपनी मर्जी से उठ जाओगी या मुझे कुछ करना पड़ेगा? मैंने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। वो गड़बड़ा सी गई। उसे शायद मुझसे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसने वहाँ से उठने में देर नहीं लगाई थी। सीता की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। उसके चेहरे पर अब भी तशवीश नुमाया थी। कहाँ गायब हो गई थी? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। एक पुराना जानने वाला मिल गया था। उस तरफ खड़ी उससे बातें कर रही थी। उसने कुर्सी पर बैठते हुए एक तरफ इशारा किया। यहाँ तुम्हारा जानने वाला? मेरे लहजे में हैरत थी। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, जो यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर है। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह राजस्थान है और इस खित्ते का हर शहर एक तारीखी मकाम रखता है। कॉलेज के ज़माने में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। मुझे याद पड़ता है कि कई साल पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी तो मान सिंह के घर पर ही कयाम किया था। अब उसने मुझे देख लिया और वेटर को पैगाम भेजकर मुझे बुला लिया। वो यहाँ क्यों नहीं आया? मैंने पूछा। तुम्हारी वजह से, उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो समझा था कि तुम मेरे पति हो सकता है नाराज हो जाओ, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। मैंने मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है वही बात हो जो वो कह रही थी। इसके बाद हम ज्यादा देर वहाँ नहीं बैठे। सीता ने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और हम अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही सीता बिस्तर पर ढेर हो गई। मैं बालकोनी में आकर कुर्सी पर बैठ गया और लान की रौनक को देखता रहा। 12 बजे के करीब मैं अंदर आ गया। सीता लेटी हुई सामने दीवार को गो रही थी। मैं खामोश बैठा उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि बाहर जाने से पहले तो वो बहुत चहक रही थी, लेकिन उस अजनबी से मुलाकात के बाद वो एकदम खामोश सी हो गई थी। मैंने सीता से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो टाल गई और मौजू बदल कर बात करने लगी। 1 बज रहा था। बाहर से आने वाली आवाजें भी खत्म हो गई थी। मुझे नींद आने लगी। मैंने बालकोनी वाला दरवाजा बंद कर दिया और तेज रोशनी वाला बल्ब बुझाकर नाइट बल्ब जला दिया और सोफे पर लेट गया। सीता भी बातें करते करते ऊँघने लगी और फिर मेरी भी आंख लग गई। खटके से मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। सीता बेड पर नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मगर अंदर की बत्ती बुझी हुई थी। गैलरी वाला दरवाजा भी बंद था। मैंने होले से सीता का नाम लेकर पुकारा और उठकर बाथरूम में भी झांक लिया। मैंने बाहर वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलना चाहा तो दरवाजा नहीं खुला। बाहर से कुंडा लगा हुआ था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। ज़हन में तरह तरह के वसवसे सर उबारने लगे। मैं सोफे पर आकर बैठ गया और सीता के बारे में सोचने लगा। वो कहाँ चली गई थी? मेरे जहन में बार बार उस पुरस्रार अजनबी का ख्याल उभर रहा था। उससे मुलाकात के बाद ही वो कुछ परेशान सी दिखाई देने लगी थी। वो पुरस्रार मुलाकाती कौन था? मैंने उसे नहीं देखा था। क्या सीता मुझे धोखे में रख कर उसी से मिलने गई थी? शहर की किसी इमारत पर लगे हुए घड़ियाल ने 3 बजे का ऐलान किया। मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। जहन में एक अंदेशा ये भी था कि सीता मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अगर मुझे फंसाना होता तो वो बहुत पहले ऐसा कोई कदम उठा चुकी होती। हल्का सा खटका सुनकर मैं एक बार फिर चौंक गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। बाहर से कोई बहुत एहतियात से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। दरवाजा खुलने और फिर आहिस्तगी से बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैंने एक आंख में बहुत मामूली सी झुर्री पैदा करके देखा। वो सीता थी, जो दरवाजा बंद करके दबे कदमों आगे बढ़ रही थी। उसकी नजरें मेरी तरफ लगी हुई थी। करीब पहुंची तो मैंने वो आंख भी पूरी तरह बंद कर ली। सीता एक लम्हे को मेरे करीब रुकी और फिर बेड पर लेट गई। मैंने एक बार फिर आंख में झुर्री पैदा करके देखा। वो दूसरी तरफ करवट लिए लेटी थी। सीता तो शायद थोड़ी देर बाद सो गई थी, लेकिन मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं यही सोचता रहा कि सीता रात के आखिरी पहर चोरी छुपे कहाँ गई थी, और फिर यही सोचते हुए मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह 8 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई।
सीता उस वक्त भी कमरे में नहीं थी, वो बाथरूम में भी नहीं थी। मैंने उठकर बाहर जाने वाले दरवाजे का हैंडल घुमाया तो इस मर्तबा वो आसानी से खुल गया। मैंने बाहर झांका तो राहदारी के इख्तिताम पर जीने के करीब कुछ लोग खड़े थे, उनमें सीता भी थी। मुझे देखकर वो तेजी से इस तरफ आ गई। अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। इस वक्त 8 बज रहे हैं और रात को तुमने कहा था कि हमें 10 बजे वाली ट्रेन से जाना है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब शायद हम 10 बजे वाली ट्रेन से ना जा सकें, 2 बजे वाली ट्रेन पकड़नी होगी। सीता ने जवाब दिया, क्यों, प्रोग्राम में ये तब्दीली क्यों? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। गेस्ट हाउस में एक कत्ल हो गया है, सीता ने बताया। नीचे पुलिस आई हुई है, उन्होंने गेस्ट हाउस में कयाम पजीर तमाम मेहमानों को रोक लिया है, कोई इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकता। ओह, मैं उछल पड़ा। कौन कत्ल हुआ है, कैसे? मेरा मतलब है कुछ मालूम हुआ? गेस्ट हाउस के पिछली तरफ एक झोंपड़ा नुमा कैबिन में एक आदमी की लाश मिली है, उसे गला घोंट कर हलाक किया गया है, सीता ने बताया। लाश का इंकशाफ सुबह 6:30 बजे उस वक्त हुआ जब गेस्ट हाउस का सफाई करने वाला मुलाजिम कैबिनों की सफाई कर रहा था। उस कैबिन में उसकी लाश पड़े देखकर वो पहले तो यही समझा था कि शायद कोई गाहक नशे में धुत पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसे हिलाया जुलाया गया तो पता चला कि वो खत्म हो चुका है। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने यह इंकशाफ किया कि उसे गला घोंट कर हलाक किया गया है। उसके गले पर ऐसे निशान साफ नजर आ रहे थे जैसे रस्सी लपेटी गई हो। पुलिस ने पूछगछ के लिए तमाम मेहमानों को रोक लिया है, इसलिए हम 10 बजे वाली ट्रेन से नहीं जा सकते। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और मैं गहरी नजरों से सीता की तरफ देखने लगा। सीता रात के पिछले पहर चोरी छिपे कमरे से बाहर गई थी। मेरे जहन में तरह तरह के सवाल उभर रहे थे। क्या सीता इस पुरस्कार अजनबी से मिलने गई थी? क्या वो लाश उस अजनबी की थी और क्या सीता ने उसे कत्ल किया था? मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो? सीता मुझे इस तरह घूरते पाकर गड़बड़ा सी गई। ओह, कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। लगता है यहाँ हमारे लिए कुछ उलझन पैदा हो गई है। कुछ नहीं होगा, सीता ने जवाब दिया। पुलिस भी जानती है कि कातिल गेस्ट हाउस के मेहमानों में से नहीं हो सकता। वो महज खानापुरी के लिए मामूल के मुताबिक कुछ सवालात करेंगे और बस। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। नाश्ता हमने कमरे ही में मंगवा लिया था। नाश्ते के बाद हम बालकोनी में बैठे बातें कर रहे थे कि 9:30 बजे के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सीता ने उठकर दरवाजा खोला। एक सब इंस्पेक्टर था और उसके साथ गेस्ट हाउस की मालिका अलका होत्री, जो खासी परेशान लग रही थी। सब इंस्पेक्टर 15-20 मिनट तक हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछता रहा, जिनके जवाब ज्यादातर सीता ही ने दिए थे। उसने मुझे बहुत कम बोलने का मौका दिया था। ठीक है मिसेस प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर ने सीता ही की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को जो जहमत हुई उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोग चाहें तो गेस्ट हाउस से जा सकते हैं। हमें तो 10 बजे की ट्रेन से बीकानेर जाना था, मगर इस ट्रेन का वक्त तो निकल गया। अब 2 बजे वाली ट्रेन ही पकड़ेंगे, सीता ने कहा। सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर माजरत की और अलका होत्री को इशारा करता हुआ कमरे से निकल गया। दिन का बाकी हिस्सा हमने कमरे ही में गुजारा। 11 बजे के करीब पुलिस चली गई थी। 1 बजे हमने दोपहर का खाना खाया और सीता ने काउंटर पर जाकर हिसाब चुकाया और उसके थोड़ी ही देर बाद हम गेस्ट हाउस से रुखसत हो गए। बहुत सुस्त रफ्तार ट्रेन थी। शाम से जरा पहले हम बीकानेर पहुंच गए। यह हनुमानगढ़ से बड़ा और ज्यादा कदीम शहर था। यहाँ भी हमने दरमियाने दर्जे के एक होटल में कयाम किया। इस्तकबालिया काउंटर पर रजिस्टर की खानापुरी सीता ही ने की। यहाँ भी उसने मेरा नाम प्रेम कुमार और अपने आप को मिसेस प्रेम कुमार लिखा था। रेगिस्तान में ट्रेन पर चंद घंटों के इस सफर ने मुझे ज्यादा थका दिया था। सीता के चेहरे पर भी थकन के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। हनुमानगढ़ में तो हम रात को कमरे से निकलकर लान में आ गए थे, लेकिन यहाँ हम कमरे से बाहर नहीं निकले। रात का खाना भी कमरे ही में मंगवा कर खाया था। सुबह 7 बजे नाश्ता करके हमने होटल छोड़ दिया। मेरा ख्याल था कि एक बार फिर ट्रेन का सफर दरपेश होगा, लेकिन सीता ने बताया कि बीकानेर से जैसलमेर की तरफ रेलवे लाइन नहीं थी। अलबत्ता पोखरान से ट्रेन मिल सकती थी। बीकानेर से पोखरान तक का सफर बस में करना पड़ेगा। बस का ये सफर बेहद अजियतनाक साबित हुआ था। एक तो बस खटारा टाइप की थी, उस पर मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह भर लिए गए थे। सितम बालाए सितम ये कि चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, गर्मी की शिद्दत से दम घुटा जा रहा था। मैंने जब से होश संभाला था अपने आप को सब्जे ही में गिरे हुए पाया था। कश्मीर की वादी तो वाकई जन्नत का टुकड़ा थी और मुझे लगता था जैसे मैं उस जन्नत से निकलकर जहन्नुम में आ गया हूँ। ऊपर आग बरसाता हुआ आसमान और नीचे चारों तरफ तपता हुआ सहरा। रास्ते में कहीं कहीं पानी दस्तयाब था। वहाँ आबादी भी थी और थोड़ा बहुत सब्जा भी।
ऐसी जगहों पर नारियल के दरख्त दूर ही से नजर आ जाते थे। बस गंजनीर, कोलियात, पालवरी और रामडेवड़ा से होती हुई बिल आखिर दोपहर के करीब पोखरान पहुंच गई। बड़ी शिद्दत की गर्मी थी, आसमान से आग बरस रही थी और दिमाग पिघला जा रहा था। आगे तकरीबन 115 किलोमीटर का सफर बाकी था। यहाँ से शाम के वक्त ट्रेन भी मिल सकती थी, लेकिन शायद सीता में भी सफर जारी रखने की हिम्मत नहीं रही थी, इसलिए हम एक ऑटो रिक्शा में बैठकर एक होटल में पहुंच गए। यहाँ हमें एयर कंडीशनड कमरा मिल गया। हम दिन भर कमरे में बंद रहे। बाहर गर्मी इस शिद्दत की थी कि कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात का खाना भी सीता ने कमरे ही में मंगवा लिया था। वो बाहर निकलने से गुरेज कर रही थी। उसके बारे में मेरे जहन में जन्म लेने वाले शुबहात बढ़ते जा रहे थे। हनुमानगढ़ में उस पुरस्रार अजनबी से मुलाकात और उसी रात उसके कत्ल के बाद सीता को चुप सी लग गई थी। वो मुसलसल कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कई मर्तबा पूछना चाहा था कि वो गेस्ट हाउस में रात के आखिरी पहर चोरी छिपे कमरे से निकल कर कहाँ गई थी, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं दिल की बात जुबान पर नहीं ला सका था। सुबह हम देर तक सोते रहे। नाश्ते के बाद सीता मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे बाद हुई। वो पसीने में शराबूर हो रही थी। बस स्टैंड तक गई थी। उसने खुद ही बताया, आगे तकरीबन 125 किलोमीटर का फासला है। रेल में एयर कंडीशन पार्लर में यहाँ से सीट मिलना मुश्किल ही होता है। 4 बजे वाली एयर कंडीशन में सीटें मिल गई हैं। हम 7 बजे तक जैसलमेर पहुँच जाएंगे। उस वक्त वहाँ का मौसम भी किसी कदर खुशगवार होगा। हम मौसम की शिद्दत से बचने के लिए जिंदगी भर तो एयर कंडीशन कमरों में नहीं दुबके रहेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। मैंने कहा, जैसलमेर। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर तुमने तो बताया था कि तुम जयपुर की रहने वाली हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम जैसलमेर कहाँ है और जयपुर कहाँ है, लेकिन जयपुर जैसलमेर से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, लेकिन पहले जैसलमेर। वहाँ पहुंचकर मैं बता दूंगी कि तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। तुम अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी हो। मैं कल रात से परेशान हूँ। जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। मैंने अपनी पेशानी सहलाते हुए कहा, क्यों, क्या बात है? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। रात के पिछले पहर तुम चोरी छिपे कमरे से निकल कर कहाँ गई थी? ये सवाल गैर इरादी तौर पर मेरी जुबान से निकल गया। वो इस तरह उछल पड़ी जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसका चेहरा भी एकदम धुआं हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। तुम्हें मुझ पर कोई शुबा है? उसने पूछा। रात के खाने के बाद तुमसे मुलाकात करने वाला वो अजनबी कौन था और उस आदमी की मौत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है जिसकी लाश गेस्ट हाउस के पीछे हट में पाई गई थी? मैंने कहते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ओह, सीता के मुंह से गहरा सांस निकल गया। तो तुम उस वक्त जाग रहे थे जब मैं कमरे से बाहर गई थी और तुम्हें शुबा है कि उस आदमी को मैंने कत्ल किया है। तुम इसकी वजाहत कर दो तो शायद मेरी उलझन रफा हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसकी वजाहत कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। सीता ने जवाब दिया, लेकिन बेहतर होगा कि मेरे बारे में अपने जहन से शुबहात निकाल दो और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ इसके बारे में भी बता दूंगी। लेकिन क्या? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे महाल से बहुत दूर ले आई हूँ, मगर ऐसी बात नहीं है। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, तुम यहाँ रहकर अपनी कौम की वो खिदमत कर सकोगे जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त तुम इसके बारे में कुछ मत पूछना। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद मैंने वाकई कोई सवाल नहीं किया। सीता ने उस वक्त वही साड़ी पहन रखी थी जो गुज़श्ता शाम को हनुमानगढ़ आने के बाद पहनी थी। वो कुछ देर तक मुझसे बातें करती रही और फिर सो गई और मैं कुर्सी पर बैठा उसके बारे में सोचता रहा। ना जाने क्या बात थी कि मेरा शुबा कभी तर होता जा रहा था कि हनुमानगढ़ वाले गेस्ट हाउस के पीछे हट में होने वाले कत्ल में सीता ही का हाथ था और मकतूल अजनबी था जिसने वेटर के जरिए पैगाम भेजकर सीता को अलग बुलवाया था। मैं जैसे जैसे सोचता गया मेरा जहन उलझता गया और फिर मैं भी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगा। वो शानदार एयर कंडीशन बस महकमा सियाहत की थी जो ठीक 4 बजे रवाना हो गई। सीटें 2-2 मुसाफिरों के लिए और काफी कुशादा थी। मुझे और सीता को जो सीट मिली वो आगे से दूसरे नंबर पर थी। इस तरह हम न सिर्फ शफाफ विंड स्क्रीन से सामने बल्कि दाएं बाएं खिड़कियों के ब्राउन शीशों से भी बाहर देख सकते थे। बस में सफर करने वाले सभी लोग सयाह थे। उनमें हिंदुस्तानी भी थे और 10-12 यूरोपियन भी, जिनमें आधी औरतें और आधे मर्द थे। बस में महकमा सियाहत की एक गाइड भी थी। उस जवान और खूबसूरत लड़की ने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी जिस पर महकमा सियाहत का बैज लगा हुआ था। बस की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। गाइड मुसाफिरों को रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ मकामात के बारे में बताती जा रही थी।
5:30 बजे के करीब बस चंदन नामी एक कस्बे में रुक गई। बस जिस जगह रुकी थी वहाँ सामने ही एक बहुत बड़ा जीन मंदिर नजर आ रहा था और गाइड बस में बैठे बैठे ही मुसाफिरों को उस मंदिर के बारे में बता रही थी। शायद मंदिर की सैर का प्रोग्राम इस टूर में शामिल नहीं था। इस दौरान मुसाफिरों की ठंडे मशरूबात से तवाज़े भी की जा रही थी। 15 मिनट रुकने के बाद बस आगे रवाना हो गई। अब जैसलमेर सिर्फ 45 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन बस की रफ्तार मुकर्रर हद से ज्यादा नहीं बढ़ाई गई। रास्ते में 2 और छोटी बस्तियों में भी बस को चंद मिनट के लिए रोका गया था। इस तरह तकरीबन सवा घंटे बाद बस जैसलमेर के नवाह में पहुंच गई। उस वक्त सूरज गरूब होने को था। मैं सामने पहाड़ी पर एक बहुत बड़े हिस्से को सोने की तरह चमकते देखकर चौंक गया। लगता था जैसे पहाड़ी का वो हिस्सा पत्थरों का नहीं, सोने का हो। मैंने सीता से उसके बारे में पूछना चाहा था कि खूबसूरत गाइड की सुरीली आवाज सुनाई दी। वो मुसाफिरों को रुखसत होती रो पहली धूप में सोने की तरह चमकते हुए इस पहाड़ के बारे में बता रही थी। हम तारीखी शहर जैसलमेर के नवाह में पहुंच रहे हैं। वो हमारे सामने धूप में सोने की तरह दमकती हुई कोई चट्टान नहीं, बल्कि जैसलमेर का पीले पत्थरों से बना हुआ किला है। 250 फुट ऊंची तकूनी पहाड़ी पर इस किले की बुनियाद राजा रावल जैसल ने रखी थी। इसकी तामीर में पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया और ये 7 साल की मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचा। वो खूबसूरत गाइड रुके बगैर रटे रटाए अल्फाज बड़ी रवानी से बोले जा रही थी। इस किले के 99 ब्रिज हैं और जंगी एतबार से उस जमाने में बहुत मजबूत किला समझा जाता था। इसकी दोहरी फसीलें तकरीबन 30 फुट बुलंद हैं। किला के 4 दरवाजे हैं। राजा जैसल इस किला की तामीर मुकम्मल होने के बाद अगरचे सिर्फ 4 साल ही जिंदा रहा, लेकिन बाद में आने वाले राजा इस किला की शानो शौकत में इजाफा करते रहे। किले के अंदर 8 जीन मंदिर हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन मंदिरों की तामीर तकरीबन 100 साल में मुकम्मल हुई और इनकी तामीर में भी पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया। इनके अंदर पत्थर से तराशी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं। इस किले के अंदर हिंदुओं के भी कई मंदिर हैं, जिनमें लक्ष्मी नाथ मंदिर सबसे बड़ा है। महाराजा रावल जैसल के बाद आने वाले राजे इस किले में अपने खूबसूरत मोहल्लात भी तामीर करवाते रहे। यूं तो हर इमारत काबिल दीद है, मगर मोती महल, रंग महल और गंज विला सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। गाइड उस किले के बारे में बताती रही। बस अब शहरी हुदूद में दाखिल हो चुकी थी। मैं सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत और तारीखी इमारतों को देखने लगा और अब सीता मेरी तरफ झुकी इस शहर के बारे में बता रही थी। इस शहर की बुनियाद तकरीबन 850 साल पहले राजा रावल जैसल ने रखी थी और ये शहर उसके नाम से मंसूब हो गया। राजा जैसल के खानदान ने 800 साल तक यहाँ हुकूमत की। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के साथ रियासत जैसलमेर की सरकारी हैसियत भी खत्म कर दी गई। गुंजान आबादी वाले इस शहर को गोल्डन सिटी भी कहते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि इस शहर के चारों तरफ सुनहरी रेत के टीले हैं जो तेज हवा की वजह से अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। जैसलमेर की अपनी तारीखी अहमियत है। ये ऐसी गुजरगाह पर वाक़ थी जहाँ से कदीम वस्ते हिंद, गुजरात, महाराष्ट्र और सिंध की तरफ जाने वाले तिजारती काफले गुजरते थे। इन तिजारती काफलों से दीगर महसूलात और चुंगी की मद में यहाँ के हुक्मरानों को बड़ी आमदनी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी खुशहाल थे। न सिर्फ हर राजा ने कला बंद शहर के अंदर खूबसूरत महल्ला तामीर करवाए, बल्कि बड़े बड़े ताजरों ने भी सुनहरी पत्थरों से खूबसूरत हवेलियां तामीर करवाई। मगर मुंबई की बंदरगाह तामीर होने के बाद तिजारती काफलों ने अपना रुख बदल लिया, जिससे न सिर्फ रियासत की आमदनी बल्कि इसकी अहमियत भी कम हो गई। यहाँ तुम्हें हर कदीम इमारत में संग तराशी का बड़ा नफीस और खूबसूरत काम नजर आएगा, लेकिन मुंबई की बंदरगाह तामीर होने के बाद वहाँ रोजगार का सिलसिला पैदा हुआ तो संग तराशी के माहिर कारीगर सिलावट यहाँ से हिजरत करके सिंध का रुख करने लगे। लेकिन आज भी यहाँ संग तराशी के काम को शाहकार तस्लीम किया जाता है। एक काम करो, मैं उसके खामोश होने पर जल्दी से बोला, इस गाइड को मेरे पास भेज दो और तुम उसकी जगह खड़ी होकर बस के मुसाफिरों को इस तारीखी शहर के बारे में बताती रहो। तुम्हें तो महकमा सियाहत में गाइड होना चाहिए था। मैं इन गाइड से ज्यादा जानती हूँ, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजस्थान कदीम तारीखी कलों, मोहल्लात और हवेलियों की सरजमीन है। मैं तुम्हें इस खिते की तारीख के अलावा एक एक इमारत के बारे में बता सकती हूँ कि वो कब और किसने बनवाई थी। मसलन जैसलमेर में बड़ा बाग, कला, गदीसर टैंक, मंदिर, पतुओं की हवेली, राम डेवड़ा, द्यास छतरियां, सालम संगला की हवेली, मंदिर महल, जवाहर नवास, जिन पर तुलू होते हुए सूरज की रोज पहली किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमक उठते हैं। और बस मैंने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। कुछ बाद में बताने के लिए भी रहने दो। सीता मुस्कुरा कर रह गई। बस शहर के मुख्तलिफ बारौनक इलाकों से गुजरती हुई पैलेस होटल के सामने रुक गई। उस वक्त सूरज गरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा पर फैलाने लगा था।
مگر شہر کی بتیاں بھی جگمگا اٹھی تھیں، جن کی روشنیاں پھیلتے ہوئے اندھیرے سے دست و گریبان ہو رہی تھیں۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔